ही होंगे। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपने एक इंट्रो वीडियो देखा था, उसमें हमने बताया था कि आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का विकास यानी कि जन्म। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसका विकास कैसे हुआ और कहाँ पर हुआ और कैसे हुआ। इन 3 क्वेश्चंस के जवाब हमारे पास होने चाहिए। ओके, तो जब इन 3 क्वेश्चंस के जवाब हमारे पास होते हैं तो वो विषय को समझने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक सब्जेक्ट की जिसका नाम है पॉलिटिक्स यानी कि राज्य व्यवस्था। ठीक है, पहले हम राज्य व्यवस्था को समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि भारत में राज्य व्यवस्था का जन्म कैसे हुआ। ओके, तो अभी हम ऑल ओवर राज्य व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं, संपूर्ण विश्व की राज्य व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं कि विश्व में राज्य व्यवस्था का जन्म कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ और कब हुआ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। जैसा कि हर एक विषय चाहे वो कोई भी विषय हो, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उसकी शुरुआत होती है दर्शन से, दर्शन शास्त्र से। और कैसी होती है? वो एक विचारों के रूप में होती है। विचार कैसे विचार होते हैं? वो अच्छे विचार होते हैं, सोचनीय विचार होते हैं। जो विचार करता होता है उसको कहा जाता है दार्शनिक। ठीक है, तो जब वो दार्शनिक कोई विचारों को जन्म देता है और वो विचारों को मूर्त रूप मिल जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि किसी ने सोचा कि वो गरीबों की मदद करना चाहता है, उनको पैसे भेजना चाहता है, तो कैसे भेजेगा उसको नहीं पता। जब उसने प्रक्रिया आगे बढ़ाई तो उसको मालूम चला कि हाँ भैया, एक उसका बैंक में अकाउंट बनवाओ और उसके अकाउंट में डाल के हम पैसे जमा कर सकते हैं। तो इसको क्या मिल गया? एक मूर्त रूप मिल गया, उसको सिद्धांत मिल गया। तो फिर उसको क्या कहा जाएगा? विज्ञान कहा जाएगा, क्योंकि अब वो आगे की प्रक्रिया जब भी करेगा ना, जब भी उसको पैसे डालेगा तो वो उसी अकाउंट में डालेगा। ठीक है, तो वो एक विज्ञान बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा सब्जेक्ट है। स्टार्टिंग में दार्शनिक की सोचों की, दार्शनिक के विचारों की उपज होती है। जो भी विषय बनता है बाद में उसे जब मूर्त रूप मिल जाता है तो वो एक विज्ञान बन जाता है, बाद में एक विषय के रूप में सबके सामने उजागर होता है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं दर्शन शास्त्र की। तो दर्शन में भी काफ़ी प्रकार के दर्शन होते हैं, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे राजनीतिक दर्शन की, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है राज्य व्यवस्था। ओके, तो राज्य व्यवस्था में हम बात करने वाले हैं राजनीतिक दर्शन की। तो राजनीतिक दर्शन के बना राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, और हमें पॉलिटिकल साइंस से मिल गया हमें पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था। ओके, पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत कहाँ पर हुई? ग्रीक में हुई। ग्रीक कहाँ पर है? यूनान में। अभी उसको यूनान कहा जाता है वर्तमान में। और यूनान की एक देश है यूनान में, उसका नाम है ग्रीक, और ग्रीक की राजधानी है एथेंस। ठीक है, और ये कहाँ पे आते हैं? ये यूरोप कॉन्टिनेंट्स में आते हैं, यूरोप महाद्वीप में आते हैं सभी के सभी देश। एथेंस सुना ही होगा। एथेंस के एक बहुत अच्छे योद्धा थे जिनका नाम था सिकंदर महान, आगे आएंगे वो। तो जब भी हम राज्य व्यवस्था या फिर पॉलिटिकल साइंस या की बात करते हैं तो हमें एक नाम हमेशा याद आता है और हमेशा हमारी बुक्स में सबसे ऊपर दिया रहता है, वो है सुकरात। क्यों दिया रहता है? ऐसा क्या किया इन्होंने? तो इन्होंने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा, फिर भी हम इन्हें अपनी किताब
में सबसे ऊपर पढ़ते हैं जब भी हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, जब भी हमारा विषय स्टार्ट होता है, पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट होता है, तो हम सबसे पहले सुकरात को ही पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? इसका एक बहुत ही अच्छा रीज़न है, तो वो है इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था प्लेटो। ठीक है, इन्होंने 2 काम किए। क्या काम किया? इन्होंने 2 काम किए। सबसे पहला एक पुस्तक लिखी। क्या लिखी? एक किताब लिखी जिसका नाम था रिपब्लिक। रिपब्लिक किताब लिखी। अब भैया जिसके पास बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा हो जाता है, वो किताबें लिखने लगता है, वो इंसान तो फिर क्या करेगा? वो अपने ज्ञान के डेवलपमेंट के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, दूसरों को भी ज्ञान बांटने के लिए वो क्या करता है? एक इंस्टीट्यूट खोलता है। ठीक है, तो प्लेटो ने एक इंस्टीट्यूट खोला द अकेडमी नाम से। द अकादमी, याद रखना ये क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आते हैं। द अकेडमी, हम ये टॉपिक कवर करने के बाद इसके हम क्वेश्चन आंसर भी लगाएंगे, इसके हम MCQ भी लगाएंगे, जिससे कि हमको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फिर उन्होंने पुस्तक लिखी द अकादमी। अब कोई भी इंस्टीट्यूट हो तो उस इंस्टीट्यूट में कोई ना कोई बच्चे तो बहुत सारे आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कोई 1 या 2 बच्चे ऐसे निकलते हैं जो उस इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करते हैं। तो सभी लोग पूछते हैं, हाँ किस इंस्टीट्यूट में पढ़ के आए हो? हाँ भैया वहाँ से निकला ये बच्चा, बहुत होशियार। तो वो वाला इंस्टीट्यूट भी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ था। यहाँ पे प्लूटो के अकेडमी से एक उनके शिष्य निकले थे, उनका नाम था अरस्तु। ठीक है, एरिस्टोटल, ये बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे और इन्हीं के वजह से इन लोगों को भी पढ़ा जाता है। इन लोगों के बारे में भी हम पढ़ते हैं क्योंकि इन्होंने पॉलिटिक्स नाम की एक पुस्तक लिखी और ये सामाजिक विज्ञान के बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो इन्होंने सोशियोलॉजी पे भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं और इनके भी एक शिष्य हुआ करते थे, सिकंदर महान। हालांकि ये दार्शनिक नहीं थे, लेकिन ये क्रम क्या है एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैंने ये क्रम वाइज लिखा है। आप भी इसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर किसी भी ना किसी तरीके से इसको याद कर सकते हैं। सुकरात के बाद प्लेटो आए, प्लेटो के बाद अरस्तु आए और अरस्तु के भी शिष्य थे, उनका नाम था सिकंदर महान, या फिर कहें अलेक्जेंडर थर्ड, या फिर अलेक्जेंडर दी ग्रेट। इनको कई नामों से पुकारा जाता है। ये बहुत ज़्यादा महान योद्धा थे और ये हमारे इंडिया में आए, तो इनके बारे में सभी जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और जब अरस्तु ने पॉलिटिक्स नाम की पुस्तक लिख डाली तो इनको क्या कहा गया? द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। क्या कहा गया? फादर ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, यहाँ से हमारे क्वेश्चन बन के रेडी हो जाता है कि पॉलिटिक्स का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि राजनीतिक का जनक किसे कहा जाता है? तो वो हमारा आंसर है अरस्तु। अरस्तु को पॉलिटिकल साइंस का जनक कहा जाता है। ठीक है, और ये सारी घटनाएं कहाँ पे हो रही हैं? एथेंस में हो रही हैं। इंस्टीट्यूट भी एथेंस में खोला क्योंकि एथेंस वहाँ की ग्रीक की राजधानी है, तो सारी घटनाएं एथेंस की हैं। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें मतलब पॉलिटिकल साइंस का जन्म यूरोप में ही क्यों हुआ, इंडिया में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इंडिया में भी बहुत अच्छे दार्शनिक थे जिनका नाम हम सभी जानते हैं, आचार्य चाणक्य। वो बहुत राजनीतिक के बहुत विज्ञता थे और उन्होंने मौर्य को किस प्रकार से गद्दी पर बैठाया वो सभी जानते हैं। तो जब मौर्य काल में आचार्य चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र, तो उसमें अर्थशास्त्र के बारे में कम लेकिन राजनीति के बारे में बहुत ज़्यादा बताया उन्होंने बताया है कि
एक राजा कैसा होना चाहिए और राजा का स्वभाव कैसा होना चाहिए और राजा को अपनी प्रजा के साथ किस प्रकार से संबंध रखना चाहिए, ये सारी बातें उन्होंने अपनी पुस्तक में बताई हैं। अब उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र क्यों रखा, तो इसके पीछे भी एक बहुत अच्छा रीज़न है, क्योंकि जो राज्य है, राज्य का प्रशासन जो होता है वो उसकी रीढ़ हड्डी उसका धन होता है, उसका वित्त होता है, ठीक है। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक का नाम लिखा अर्थशास्त्र। ओके, इसके पीछे ये रीज़न है, अर्थशास्त्र। लेकिन जब ये सब्जेक्ट, जब ये विषय यानी कि पॉलिटिकल साइंस विश्व लेवल पर बनाया गया, तब हमारे भारत का इतना ज़्यादा महत्व नहीं था, इतना ज़्यादा भारत के बारे में लोग जानते नहीं थे। तो इसीलिए यूरोप को ही, यूनान को ही पॉलिटिकल साइंस का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो ये थी कहानी पॉलिटिकल साइंस के जन्म की। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ मैंने सिकंदर महान के बारे में दिया है, क्योंकि सिकंदर महान का काल इसी समय में आता है जब आचार्य चाणक्य थे। तो ये एक योद्धा थे और अरस्तु के शिष्य थे। ये दार्शनिक नहीं थे, ये एक महान योद्धा थे और विश्व को जीतने का इन्होंने प्रण लिया था। इनको अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है, ठीक है। इतना सही है। अब बात करते हैं हम भारतीय राज्य व्यवस्था की। ओके, भारतीय राज्य व्यवस्था हमारा टॉपिक आ चुका है, जिसके लिए हम इंतजार कर रहे थे। तो अभी क्या करेंगे, हम भारतीय शब्द की बात नहीं करेंगे। ओके, हम थोड़ी देर के लिए इस भारतीय शब्द को थोड़ा सा अलग कर देते हैं और हम पढ़ते हैं राज्य व्यवस्था के बारे में, ठीक है। तो जब भी हम किसी सब्जेक्ट किसी वर्ड की बात करें, ठीक है, किसी शब्द की बात करें, तो उस शब्द को हमें थोड़ा सा संधि विच्छेद कर देना चाहिए, ठीक है। तोड़ मरोड़ कर, जैसे कि कोई डॉक्टर होता है तो जब उसे बॉडी के अंदर नहीं समझ में आता है कि किस प्रकार से इसको क्या डिसीज़ है, तो कैसे इसकी मृत्यु हुई है, तो वो क्या करता है, उस बॉडी का पोस्टमार्टम करता है, उसको अलग अलग कर देता है, तो समझ में आ जाता है कि क्या कारण रहा था इसकी मौत के पीछे। तो हम भी वही काम करेंगे। यहाँ पर जो राज्य व्यवस्था है उसको दो भागों में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, राज प्लस व्यवस्था। और हम सबसे पहले राज्य तो राज्य की परिभाषा देने के लिए एक कन्वेंशन का आयोजन किया गया, जिसका नाम था मॉन्टेविडो कन्वेंशन 1933। क्यों किया गया मॉन्टेविडो का कन्वेंशन का आयोजन? क्योंकि जो राज्य की परिभाषा समझ में नहीं आ रही थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि किसे हम राज्य कहें और किसे हम राज्य ना कहें, ठीक है। क्या था कि पहले प्राचीन समय में और राज्य की परिभाषा देने का प्रयास किया गया, जिसमें बड़े बड़े स्कॉलर और विद्वान लोग थे, जिसमें आचार्य चाणक्य थे, मैक्स वेबर आदि थे, लेकिन कोई भी राज्य की सटीक परिभाषा नहीं दे पाया। तब समय बीता और कुछ समय के बाद 1933 में एक कन्वेंशन का आयोजन किया गया, जिसको कहा गया मॉन्टेविडो कन्वेंशन। क्यों कहा गया मॉन्टेविडो कन्वेंशन? क्योंकि यह कन्वेंशन, इस सभा का आयोजन मॉन्टेविडो में किया गया था, इसीलिए इसको मॉन्टेविडो कन्वेंशन कहा गया। मॉन्टेविडो कन्वेंशन क्यों कहा गया? क्योंकि जो एक देश है दक्षिण अमेरिका का, उसके उरुग्वे, उसकी राजधानी है मॉन्टेविडो, ठीक है, उसकी राजधानी है मॉन्टेविडो और वहाँ पर ये कन्वेंशन किया गया, इसीलिए इसे मॉन्टेविडो कन्वेंशन कहा गया। इसमें विश्व के बड़े बड़े स्कॉलर एवं विद्वान आए और उन्होंने राज्य की परिभाषा देने का प्रयास किया और राज्य की परिभाषा चार तत्वों के आधार पर हमारे सामने निकल कर आई। वो इस प्रकार है। राज्य के 4 तत्व कौन कौन से हैं? राज्य के 4 तत्व,
सबसे पहला है भूभाग यानी कि एरिया, दूसरा है जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन, और थर्ड है गवर्नमेंट, ठीक है। चौथा है मेन इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सोवर्निटी यानी कि संप्रभुता, ठीक है। अब इनको हम समझ लेते हैं बारी बारी से कि क्या है ये। तो सबसे पहले हम अपने भारत के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि किस प्रकार से काम करते हैं राज्य के 4 तत्व। सबसे पहले बात करें हम भूभाग की, तो कोई भी विश्व का कोई भी एक क्षेत्र है जिसके पास एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, निश्चित एरिया होना चाहिए। हमारे भारत की बात करें तो हमारे भारत का जो एरिया है वो है 273 वर्ग किलोमीटर, इतने एरिया में है हमारा भारत। और सेकंड आता है वो है जनसंख्या। तो जनसंख्या भी कैसी, एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए, मतलब जिसकी गणना की जा सके। ऐसा नहीं हो कि हमारे पास भैया बहुत सारी जनसंख्या है और हमें एक राज्य का दर्जा आप दे दो, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि जो जनसंख्या है वो काउंटिंग में आनी चाहिए, वो गणना में आनी चाहिए। तो हमारे भारत की जनसंख्या है 136 करोड़, ठीक है। सेकंड पॉइंट हो गया। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट की बारी, सरकार। कोई भूभाग है जहाँ पे जनसंख्या है, अब वहाँ पर सरकार भी होना ज़रूरी है। हमारे भारत की बात करें तो हमारे भारत में अभी फ़िलहाल है एनडीए सरकार, यानी कि मोदी की नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि मोदी, वो बोल सकते हैं आप डायरेक्टली। इसके बाद हम जो हमारा मेन पॉइंट है वो है संप्रभुता यानी कि सोवर्निटी। क्या होती है संप्रभुता? संप्रभुता वो होती है जिस क्षेत्र के पास आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने की शक्ति हो, ठीक है। क्या होते हैं आंतरिक और बाहरी निर्णय, वो हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा जो अयोध्या का केस चल रहा था, अभी फ़िलहाल सॉल्व हो चुका है, लेकिन कुछ समय पहले जो हमारा अयोध्या का मामला था वो कोर्ट में था, उस पर कोर्ट केस चल रहा था। तो वो जो मामला है वो हमारी आंतरिक मामला है, उसमें कोई और देश तो आके नहीं बोलेगा, कोई और देश हस्तक्षेप तो नहीं करेगा कि आप जल्दी से जल्दी इस अयोध्या के मामले को निपटाओ या फिर कोई ना कोई जल्दी से जल्दी डिसीजन करो। भैया जब हमारा जो अयोध्या का केस है वो सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा वो हम मानेंगे, तो हम किसी और देश की बात तो नहीं मानेंगे ना। तो इस प्रकार से हमारा हो गया आंतरिक मामला, ठीक है, आंतरिक मामला हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे बाहरी मामले की। बाहरी मामले की हम बात करें तो ये हमारा भारत है और इधर है पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान है। तो इससे क्या हमारा सीमा विवाद हमेशा होता रहता है। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तो उससे हमारा सीमा विवाद हमेशा होता रहता है। कभी कभी वो कहीं पे हमला कर देता, कहीं पे बम फोड़ देता है, तो कुछ ना कुछ तो मतलब ऐसे करके काम करता रहेगा जिससे कि विवाद बना रहे। तो ये हमारा क्या है, बाहरी मामला है। हम दो देश मिलके आपस में निपटा लेंगे, किसी तीसरे देश की आवश्यकता नहीं है। कोई तीसरा देश आके हमसे नहीं, थर्ड पार्टी आके हमसे नहीं बोल सकती है कि आप पाकिस्तान के साथ ये करो, पाकिस्तान को या फिर पाकिस्तान को कश्मीर दे दो आप, पाकिस्तान को जम्मू दे दो आप, तो ये कोई और देश आके हमसे नहीं बोलेगा। तो ये हमारा बाहरी मामला हो गया। हम कह सकते हैं कि हमारे पास सोवर्निटी है, हमारे पास संप्रभुता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सोवर्निटी की। तो क्या जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो क्या हमारे पास संप्रभुता थी? संप्रभुता थी क्या? तो हमारे पास संप्रभुता नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उस समय हम पर राज करता था ब्रिटिश। कौन राज करता था? ब्रिटिश। वहाँ पर भी सबसे टॉप पे आता था ताज, और
उसके नीचे ब्रिटिश पार्लियामेंट और भारत में होते थे उनके प्रतिनिधि, ठीक है, प्रतिनिधि, और उसके नीचे काम करते थे हमारे भारतीय लोग। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर काम करता था उस टाइम पर, और निर्णय लेने की शक्ति तो बिल्कुल नहीं थी भारत के पास। तो इस प्रकार से उस टाइम पर एक राज्य नहीं था, एक देश नहीं था, एक संप्रभु राज्य नहीं था हमारा भारत, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें व्यवस्थाओं की, तो सबसे पहले हमें याद आते हैं रूल्स, है ना। तो रूल्स को समझने के लिए सबसे पहले हम अपने घर या ऑफिस के उदाहरण से इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जब भी हमारा कोई नया घर बनता है या फिर हमारा ऑफिस बनता है, तो हम उसमें कुछ नियम बनाते हैं, कुछ कायदे कानून बनाते हैं कि हमें कहाँ पे मंदिर बनाना है, कहाँ पे हमें ऑफिस बनाना है, किस जगह पर हमें क्या व्यवस्थाएं करनी है, मतलब तो इस प्रकार से ये व्यवस्थाएं होती हैं। और बहुत अच्छे तरीके से अगर समझना चाहें तो जब भी हम घर में प्रवेश करते हैं तो हमारी मम्मी हमको डांट देती है, क्योंकि हम कुछ ऐसा कर देते हैं जिसके वजह से हमारी मम्मी के जो रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो मम्मी ने बनाए हुए हैं अपने घर की व्यवस्थाओं के लिए, तो वो टूट जाते हैं। तो मम्मी हम पे गुस्सा करती है, क्योंकि जब हम घर में प्रवेश करते हैं घर के अंदर, तो मम्मी ने कुछ नियम बनाए रखे हैं कि कहाँ पर आपको शूज़ रखना है, कहाँ पे आपको अपनी चीज़ें रखनी है। तो इस प्रकार से जो कुछ है वो मम्मी ने नियम बनाए रखे हैं, व्यवस्थाएं बना रखी हैं। तो इस प्रकार से हम बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। और ये तो रही हमारे घरों की बात, लेकिन जब हम बात करें किसी राज्य को चलाने की, राज्य के शासन को चलाने के लिए, तो वहाँ पर किस प्रकार के नियम चाहिए होते हैं? वहाँ पर नियम चाहिए मौलिक नियम। कैसे नियम चाहिए? मौलिक नियम। मौलिक का मतलब होता है आवश्यक, जरूरी। किस प्रकार से आवश्यक? जो जीने के लिए, यानी कि जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो प्रकार के नियम, उनको कहा जाता है मौलिक नियम। और जब इन सभी मौलिक नियमों को एक साथ व्यवस्थित तरीके से हम रख देते हैं, तो हमें मिल जाता है संविधान। क्या मिल जाता है? संविधान, ठीक है। इसी के ऊपर हमारा देश पूरा का पूरा चल रहा है, ठीक है ना। तो इसी मौलिक नियमों की पुस्तक को, अब ये जो नियम है मौलिक नियम, इनकी जो पुस्तक है उसको हम भारत में कहते हैं संविधान, और ब्रिटेन में कहा जाता है चार्टर, अमेरिका में कहा जाता है इसे प्रसंहिता, ठीक है। अमेरिका में क्या कहते हैं? प्रसंहिता, और ब्रिटेन में चार्टर कहते हैं, भारत में कहते हैं संविधान। याद रख लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओके। अब इसके बाद चलते हैं, हमें मिल जाती है हमारे संविधान की, हमें परिभाषा मिल जाती है। मौलिक नियमों के समूह को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, बस यहीं तक था। इसमें हमने केवल यही जाना कि राज्य व्यवस्था का जन्म कैसे होता है, और आगे की वीडियो में जब भी हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि भारत में राज्य व्यवस्था का जन्म कैसे हुआ, ठीक है। अभी तो हमने देखा कि विश्व में राज्य व्यवस्था का जन्म कैसे हुआ, और आगे की वीडियो में देखेंगे हम कि भारत में राज्य व्यवस्था का जन्म कैसे हुआ। तो बने